एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मास धातु। आज हम पढ़ेंगे मास धातु। मास धातु क्या है? मास धातु कैसे निर्माण होता है? रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस। ये सीक्वेंस हमने पढ़ा है सप्त धातु में। सप्त धातु में हमने पढ़ा है। तो जो रस और रक्त है ये तो लिक्विड फॉर्म है, और जो मांस है ये क्या पाया जाता है? ये घनत्व फॉर्म में पाया जाता है। ये घनत्व होता है, यहाँ पे आएगा घनत्व। घनत्व फॉर्म में पाया जाता है। ये द्रव्य फॉर्म में पाया जाता है, ये भी द्रव्य। रस को क्या लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, रक्त भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मांस जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ मांस धातु शरीर एवं अस्थियों को मजबूती प्रदान करता है और आच्छादित रहती है, जिससे उन्हें बल प्रदान करता है। मांस धातु क्या होता है? ये क्या है? मसल है। ये मसल क्या होता है? ये अटैच हो जाता है यहाँ पे स्केलेटन के ऊपर, जितने भी हमारे बोन है उसके ऊपर अटैच होकर इससे जुड़कर ये क्या बल प्रदान करते हैं। जैसे बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ मांस धातु से आता है। ठीक है। देखो मांस धातु की उस उत्पत्ति चरक ने कैसे बताई है? चरक आचार्य चरक ने रसात रक्तम ततो मासम, चरक सूत्र स्थान 15/16 में बताया गया है रसात रक्तम ततो मासम। आचार्य चरक एवं सुश्रुत के अनुसार रस से रक्त का निर्माण होता है, तदंतर मांस का उत्पत्ति होता है। रस से रक्त होता है, रक्त से फिर मांस की उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं है कि रस से ही मांस बन जाए। रस से फिर रक्त से फिर मांस। ठीक है। डलहन के अनुसार रक्त पर रक्त अग्नि की प्रक्रिया से उसके प्रसाद भाग से कित विभाजन हो जाता है। किट भाग से मल क्या होता है? पित्त। रक्त का मल क्या है? पित्त का पोषण होता है। और स्थूल भाग से रक्त एवं अनुप्रसाद भाग से मांस का पोषण होता है। अनेक उपरांत रस से मांस का समान अंश भाग से प्रोटीन पे मांस अग्नि की प्रक्रिया से किट एवं प्रसाद भाग बनता है। किट भाग से कर्ण, नसा, नेत्र तथा प्रजनन रूप से स्त्रोतस मल की उत्पत्ति तथा स्थूल से प्रसाद से मांस धातु बनती है। यही सभी अग्नि क्रिया मांस की स्त्रोतस में होती हैं, मांस के स्त्रोतस में होती हैं। हम इसको जितना पढ़ते जाएंगे उतना हमें पता चलेगा। सिर्फ रीडिंग करना है, जितना रीड करेंगे उतना हम समझते जाएंगे कि ये कैसे होता है। अभी देखो यहाँ पे कैसे आएगा? रस नहीं आएगा, यहाँ रक्त आएगा। यहाँ रक्त के बाद क्या? रक्त में कीट भाग से क्या? कर्ण, नसा, नेत्र, प्रजनन रूप स्त्रोतस मल की उत्पत्ति होती है। और स्थूल भाग से क्या होता है? रस के इससे मांस धातु का निर्माण होता है। मांस धातु शरीर को मजबूती प्रदान करता है, ये याद रखना है। अब मांस धातु के अवयव पे संघात होने पर मांस धातु परस्पर अलग अलग हो जाते हैं, जिन्हें पेशी कहते हैं। अभी कैसे होता है? मांस पेशियाँ होती हैं, इनके ऊपर संघात होने पे, इनके ऊपर अटैक होने से इनके अंदर डिवीजन होता है, उसे मांसपेशियाँ कहते हैं। इस मांसपेशियों के अंतिम भाग कुछ श्वेत वर्ण एवं कठिन होते हैं, स्नायु और कंडरा भी कहते हैं। तो रक्त का उपधातु कंडरा होता है और स्नायु मेद की उपधातु होती है। हमने पढ़ा हुआ है कि रक्त की उपधातु कंडरा होती है और स्नायु मेद की उपधातु होती है। मांसपेशियों में ही मांसधरा और रक्तधरा कला रहती है। मांसपेशियों के अंदर ही मांसधरा कला और रक्तधरा कला रहती हैं। अभी देखो सीरा और स्नायु से बंधे हुए मांसपिंड अस्थियों का आश्रय रहते हैं। देखो सीरा और स्नायु से मांसपेशी अपने अस्थियों पे बंधे हुए रहते हैं, जिससे गिरने नहीं देते हैं और ढीला भी नहीं होने देते। अर्थात मांस धातु स्नायु के साथ मिलकर अस्थि को सहारा प्रदान करती है। ठीक है, जिससे शरीर में खड़ा रहता है। ठीक है, शरीर गिरता क्यों नहीं? क्योंकि मसल्स, हमारे जितने भी मसल्स है बोन के ऊपर अटैच रहते हैं। किसके कारण होते हैं? स्नायु के कारण ये अटैच रहते हैं, और ये क्या करते हैं कि बोन को गिरने नहीं देते, शरीर को गिरने नहीं देते, ये पकड़ के रखते हैं बोन को। अब देखो हम पढ़ने वाले मांस धातु के कर्म। मांस धातु करता क्या है? अभी मांस धातु में हम देखेंगे ये मांस धातु क्या करता है? शरीर की पुष्टि करता है। और क्या करेगा? रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस के बाद हमने क्या पढ़ा? मेद की भी पुष्टि करेगा। शरीर की तो करेगा ही, क्योंकि वो बल प्रदान कर रहा है, और जितने भी आहार द्रव्य हम खाते हैं उससे हमारा तो निर्माण हो रहा है मांस धातु। उसके बाद मेद की भी पुष्टि करता है। ठीक है, तो सुश्रुत ने मांस धातु के कर्मों में शरीर की पुष्टि एवं मेद की पुष्टि बताई है। मांस पुष्टि का तात्पर्य शरीर के बल की पुष्टि करना। बल की पुष्टि होने पर मांस का रूप पेशी अस्थियों के साथ मिलकर शरीर में सभी चेष्टामूलक कार्य को संपादन, जिससे सुश्रुत अन्यत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्यत्र। अभी देखो मांस धातु बल प्रदान कर रहा है,
बल दे रहा है शरीर के अंदर, तो वो क्या करेगा, बल प्रदान करने के कारण वो शरीर के अंदर चेष्टा, हमारे अंदर चेष्टा होती कैसे, बल है, अगर शक्ति ही नहीं है मेरे को कुछ काम करने की तो मेरे अंदर चेष्टा तो आएगी नहीं, चेष्टावान हो जाऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी हम इसमें सारांश रिवीजन पॉइंट क्या है, हमने जितना ही पढ़ा कि मांस अवयवों पे संघात होने से परस्पर अलग अलग होते हैं, उसे पेशी कहते हैं। मांस धातु के ऊपर अगर कोई भी अटैक होता है तो उसे पेशी कहते हैं। ठीक है, स्नायु मेद की उपधातु है, कंडरा रक्त की उपधातु है। मांसपेशियों में मांसधारा कला और रक्त धारा कला होती है। अब मांस धातु की अस्थियों का सहारा लेकर शरीर स्थिर और समर्थ बनता है। ठीक है, मांस धातु के कर्म क्या, शरीर की पुष्टि करना, मेद धातु की पुष्टि करना। ठीक है, मांसपेशियां बल और स्थिरता की आधारशील है। मांस धातु का स्थान, क्षय एवं वृद्धि के लक्षण। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, मांस धातु का स्थान, क्षय, वृद्धि के लक्षण। ठीक है, अभी मांस धातु का स्थान क्या है, मांस धातु का स्थान बताया का वर्णन आचार्यों ने नहीं किया है, परंतु मांस धातु की विभक्ता रूप के स्थान का वर्णन सुश्रुत ने किया है, जिसमें से सीरा, स्नायु, अस्थि पूर्व संधियां मांस धातु के विभक्त रूप में पेशी के स्थान बताया गया है। अब देखो पंचभौतिक संगठन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी। मांस धातु के अंदर पंचभौतिक संगठन में क्या है, मांस धातु में पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है, रस और रक्त में किसकी, जल महाभूत की अधिकता होती है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में। मांस धातु कैसा है, घनत्व फॉर्म है, ये पृथ्वी महाभूत की इसमें अधिकता होती है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म होता है। सॉलिड फॉर्म किसमें हमने पढ़ा है, पृथ्वी के अंदर पढ़ा है। ठीक है, अब देखो मांस धातु के क्षय, मांस धातु अगर कम हो जाता है, जो हमारे बॉडी में ये मसल है, ये मांस है, और ये कम हो जाता है तो इसमें हमारा क्या लक्षण दिखेगा, क्या सिम्टम्स आएंगे, अब हम वो पढ़ेंगे। मांस क्षय के चरक के अनुसार मांस का क्षय होने पर नितंब, ग्रीवा और उर शुष्कता आ जाती है। ये बटक रीजन में, ग्रीवा, गले के पास, ये सब छाती के ऊपर क्या होता है, मांस की कमी हो जाती है, फिर ये बोन दिखने लग जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, और सुश्रुत के अनुसार मांस क्षय होने पर क्या, स्फिंग, गंड, ओष्ठ, उपस्थ, उरु, वक्ष, पिंडलियों, उदर और ग्रीवा में शुष्कता आ जाती है। पिंडलियों में, उदर में मतलब ढीलापन आ जाता है। ठीक है, शुष्कता मतलब क्या है, पहले से भरा हुआ था, अभी कम होने के कारण थोड़ा ढीला सा हो जाएगा, चमड़ी ढीला सा हो जाएगा, क्योंकि मांस है ही नहीं अंदर, ऊपर से तो सिर्फ स्किन के लेयर से। ठीक है, और क्या होगा, शरीर में तोड़ वेदना होगी, दर्द होने लगेगा, कभी भी कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमको ऐसा लगा अरे यार क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मांस धातु वृद्धि के लक्षण, आचार्य सुश्रुत के अनुसार मांस की वृद्धि होने पर क्या हो जाएगा, अगर मांस धातु बढ़ जाता है, यही मसल मास मेरे बढ़ जाते हैं, तो इसमें क्या लक्षण होंगे, अभी हम इसमें वो देखेंगे। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार मांस की वृद्धि होने पर स्फीड, गंड, ओष्ठ, उपस्थ, उर प्रदेश, बाहु और जंघा आदि में वृद्धि का भारीपन होना। मतलब इसका सीधा सा कहना ये जहाँ जहाँ हमारे मसल्स होते हैं वहाँ पे बढ़ा हुआ, उभरा हुआ दिखता है। जैसे जो जिम जाता है उसके मसल्स कैसे होते हैं, एकदम बहुत सॉलिड होते हैं, बहुत देखने में बहुत मस्त दिखता है। लड़का कोई भी जिम जा रहा है तो बहुत अच्छा दिखने में लग जाता है, तो कैसा लगता है कि हाँ मसल्स फूला फूला सा लग रहा है, हाँ पम्प्ड है, तो वैसा दिखेगा, ये लक्षण होते हैं। और कभी कभी क्या हो जाते हैं, वाग्भट ने क्या कहा गया है, वाग्भट ने अर्बुद, अर्बुद मतलब हो जाता है कैसे बढ़ गया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ फोड़ी है मेरे को, यहाँ पिंपल है, उसके ऊपर और पिंपल हो रहा है। अर्बुद मतलब क्या, मसल्स और ज़्यादा मांस का एक ही जगह पे गोला गोला सा हो जाना, या कहीं पे मांस की फोड़ी जैसा हो जाना, बस ये ग्रंथि रोग ये सब हो जाता है। तालु रोग हो जाए, जीवा रोग, कंठ रोग आदि के उत्पन्न हो जाते हैं वाग्भट के अनुसार। ठीक है, अब इसमें हम रिवीजन देखते हैं। अभी रिवीजन पॉइंट क्या, मांस धातु के स्थान पेशी के रूप में सीरा, स्नायु, अस्थि रूप और संधियों में पाए जाते हैं। किसने दिया था, सुश्रुत, SUSHURIT, देख लेना स्पेलिंग क्या है सुश्रुत का। मांस धातु के पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है, क्षय होने पे शुष्कता आ जाती है, रुक्षता, तोड़, स्विंग, धमनियों में शिथिलता। धमनियों में शिथिलता मतलब पहले से खून ज़्यादा दौड़ रहा था, अब कम खून दौड़ेगा तो कैसा होगा, ढीलापन हो जाएगा, धमनियाँ कैसी ढीली ढीली सी हो जाएगी, अंदर कुछ तो दौड़ रहा था, कुछ तो था ना जो वो ट्रैवल कर रहा था, है ही नहीं उसके अंदर, तो शुष्कता हो, तो उसको शिथिलता कहते हैं। ठीक है, तो वृद्धि होने पे अति वृद्धि होगा, भारीपन, कफ, रक्त विकारों के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, मांसवास स्रोतस एवं मांस सार पुरुष के लक्षण क्या होता है। मांसवास स्रोतस जो चैनल होता है, चैनल जिसमें से मांस धातु का ट्रैवल होता है उसे मांसवास स्रोतस कहते हैं। ठीक है, मांसवाहनम च स्रोतसाम स्नायुमूलम त्वाक च, चरक, चरक ने बताया है ये। आचार्य चरक के अनुसार मांसवाह स्रोतस का मूल स्नायु और त्वचा है। मांसवाह स्रोतस का मूल स्नायु और त्वचा है। ठीक है,
ये याद रखना। और सुश्रुत के अनुसार मांसवास स्रोतस का क्या बताया, स्नायु, त्वचा और रक्तवाहिनी धमनियाँ बताया गया। सुश्रुत के अनुसार स्नायु, त्वचा और रक्तवाही धमनियाँ बताया गया है। पुरुष के लक्षण अभी हम देखने वाले। मांससार पुरुष के लक्षण। चरक के अनुसार मांससार पुरुष के शंख, ललाट, क्रुटकिया, ग्रीवा के पीछे के भाग को नेत्र, गंड, हनु, ग्रीवा, स्नग, उदर, वक्ष, कक्ष, हस्त, पाद की संधि स्थिर, गुरु और शुद्ध मांस धातु से व्याप्त रहती है तथा ऐसे व्यक्ति की क्षमा, धृति, औलख्य, धन, विधा, सुख, सरलता, आरोग्य, बल एवं दीर्घ आयु पाई जाती है। इसमें सीधी सी बात यही है, अगर किसी का भी शरीर बढ़िया है, बलवान है, बढ़िया है, मांस बहुत अच्छा है उसके शरीर के अंदर, तो बहुत अच्छा दिखेगा। ग्रीवा के पीछे ये सब भाग, नेत्र, गंड, हनु, ये सब में क्या हो जाएगा, हस्तपात की स्थिर, गुरु, भरा भरा सा लगेगा। तो शुद्ध मांस धातु से व्याप्त रहता है जो मांसाहार है। अब इसमें क्या होता है, जो अच्छा है, इसमें क्या बताया गया आयुर्वेद के अंदर, जो थोड़ा पतला है, कमज़ोर है, वो कैसा हीन बल का होगा, उसके पास धन कम होगा, उसकी आयु कम होगी। जो मध्यम बल होगा उसके पास धन ज़्यादा होगा, मीडियम धन होगा, उसकी आयु भी मीडियम होगी। और जो उत्तम होगा, जिसका मांससार होगा, जो शुक्रसार पुरुष होगा, ओजस्वी होगा, उसके अंदर क्या बल भी ज़्यादा होगा, धन भी ज़्यादा होगा, और दिखने में भी सुकुमार लगेगा। तो वही कहा गया इसमें, क्षमा करने की चेष्टा। देखे रहोगे जितने भी पतले बच्चे होते हैं, जितने भी पतले रहते हैं, उनको क्या क्षमा करते नहीं, चिड़चिड़े से रहते हैं, उसके वात प्रकोपित होते हैं। बहुत सी लड़कियों को देखोगे जो बहुत ज़्यादा चिल्लाती रहती हैं, तो वो कैसे वात प्रकोपित है, उनको कुछ समझ में नहीं आता मगर चिल्लाते रहते, पतले होते। और जो मोटे से रहते, थोड़े भरे भरे से रहते, वो कैसे पृथ्वी गुण के होते हैं। एक जगह बैठ गए, बोलते नहीं बैल बुद्धि है साला, बैठ गया अभी उठता ही नहीं है यहाँ से, तो वैसे हो जाते हो। मतलब क्षमा, दया, ये सब उनके अंदर होती है। तो यही मांसहार पुरुष के लक्षण होते हैं। ठीक है। अब सुश्रुत ने क्या बताया, जिस पुरुष के छिद्र न हो अर्थात शरीर में कहीं भी न्यूनता का न होना, शरीर भरा हुआ है और अस्थि तथा संधि मांस ढकी है एवं मांस से शरीर पुष्ट है, उसे मांसाहार कहते हैं। सीधी सी बात बताएगी। वात प्रकोपित, जैसे हमने पढ़ा है, वात प्रकोपित जो भी व्यक्ति होगा उसके अंदर छिद्र बड़ा होगा, उसके कोई भी चैनल से कोई भी होल है, शरीर के, कान के, नाक के या मुंह के, कुछ भी कोई भी होल है, वो बड़े बड़े होंगे। हमने वात प्रकोपित में पढ़ा था। अगर वात प्रकोपित है तो वो क्या होगा, पतला होगा, कृशता होगा। अब जो मांसाहार पुरुष है वो क्या है, पृथ्वी गुण से भरा हुआ है। पृथ्वी गुण से भरा हुआ है का मतलब क्या है कि वो कफ से भरा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी गुण के अंदर कौन से दोष पाए जाते हैं, कफ दोष पाया जाता है। कफ दोष से भरा है, तो कफ दोष से भरा है तो उसके अंदर छिद्र तो होगा ही नहीं, छिद्र तो बहुत छोटा छोटा सा होना चाहिए। अब क्या बताया कि अगर मांस है मेरे पे, मेरे शरीर के वो मांस है, तो मेरा क्या हड्डी, मेरा जितने भी बोन है वो तो दिखेंगे नहीं, वो ढके हुए रहेंगे। तो यही मांसाहार पुरुष के लक्षण होते हैं। देखो अभी इसके अंदर कैसे है, ये सारे मसल्स से इसके बोन ढके हुए हैं, इसके बोन्स दिख रहे क्या, नहीं दिख रहे, तो ये मांसाहार पुरुष के लक्षण होते हैं। ठीक है। अब इसमें रिवीजन पॉइंट हम पढ़ते हैं। मांसवास स्रोतस का मूल स्नायु एवं त्वचा है, चरक ने बताया। सुश्रुत के अनुसार इसकी संख्या 2 है तथा स्नायु, त्वचा और रक्तवाही धमनियाँ होती हैं। मांसाहार पुरुष के शरीर के प्रमुख अंग शुद्ध, स्थिर, गुरु, मांस धातु से व्याप्त रहते हैं। ऐसे पुरुष में क्षमा, धैर्य, आलोक्य, धन, विद्या, सुख, सरलता, आरोग्य, बल, दीर्घ आयु पाई जाती है। छिद्र नहीं होता क्योंकि वह वात प्रकोपित तो है नहीं, ये तो कफ दोष की वृद्धि हो जाती है, या ये पृथ्वी गुण से भरे हुए, तो इसमें छिद्रता नहीं होता है, शरीर भरा हुआ रहता है। अस्थि संधि का मांस से ढका होना और मांस के शरीर में पुष्ट होना, ये मांसाहार पुरुष के लक्षण होते हैं सुश्रुत के अनुसार। शुद्ध मांस धातु शरीर को पुष्ट एवं बलवान एवं आरोग्य रखता है। ठीक है। अब देखो हमने तो मास पूरा कंप्लीट कर लिया, जैसे मैंने पढ़ा है ना, ये कंप्लीट नोट्स आपको पढ़ना है। ये हमने एआई से बनाया है, मैंने इस नोट्स को एआई से बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि एआई बना इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए तो बना नहीं है, संस्कृत के लिए तो बना नहीं है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करता है। इसके प्रॉम्प्ट मेरे को बहुत मुश्किल से लिखने पड़ते हैं। इसको यूज़ करो और ये जितने नोट्स बनाए ना सेम डिक्टो ऐसे ही लिखना है। अगर कुछ पूछ लेता 5 मार्क्स में पूछता है तो थोड़ा लिखना है, अगर 10 मार्क्स में पूछ रहा है तो आपको ये पूरा नोट्स डिक्टो कॉपी करना है। एक भी पॉइंट इसमें से छोड़ा नहीं गया है, पूरे पॉइंट को यूज़ किया। आप जो बुक से पढ़ना चाह रहे हो और इसको जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है। मेरा समझाया हुआ नहीं समझ में आ रहा है तो खुद से पढ़ के आप अपना देख सकते हो। इतना ईजी फॉर्म में इसको बनाया और इसके अंदर डायग्राम्स का यूज़ किया है जिसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है। अभी हमने मांस धातु को कवर किया। मांस धातु के अंदर हमने क्या बोला, मांस धातु के ऊपर संघात होने पे अलग अलग इसमें खंडन हो जाता है, उसके अंदर पेशियों का निर्माण होता है। पेशियों के बारे में हमने पढ़ा, तो अब हम पेशी को देखेंगे पूरा कंप्लीट। पेशी क्या है, मसल से। अब मसल्स को हम पढ़ेंगे। मसल्स की उत्पत्ति क्या होती है, मांस का खंडन विभक्त होने पर उत्पन्न रचनाओं, मांस धातु से संघात होने पर मांस खंडन भागों में विभक्त हो जाता है, प्रत्येक भाग को पेशी कहते हैं। मांस का खंडन होने पर विभक्त होकर पेशी बनती है। देखो 1 पेशी 2 3,
ऐसे पेशियां में विभक्त हो जाता है। और ये कैसे होता है, ये कैसे डिवीजन होता है, ऊष्मा और वायु से जब मांस धातु में जाता है तब डिवीजन होता है। जैसे हमने पढ़ा है वायु कैसे करता है, वायु क्या विभाजन करता है, ठीक है। ऊष्मा या पित्त के संयुक्त वायु जिस प्रकार स्रोतस को फाड़ना करती है, उसी प्रकार ऊष्मा युक्त वायु मांस धातु में प्रवेश कर उसे पेशी में विभक्त करती है। हमने क्या बताया, ऊष्मा और वायु से जब मसल्स के अंदर जाता है, मसल्स के अंदर फिर पेशी का निर्माण होता है, विभक्त होने लग जाता है वो पेशी, ठीक है। अब डलहन के अनुसार क्या है, वायु मांस में प्रवेश कर उसे पेशी के रूप में विभाजित करती है, इसी प्रकार पेशी मांस खंडन भी होती है, ठीक है। सेम वही बताया गया है, ये इसमें आचार्य सेम वही बताते हैं, कोई नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस होता है, बस यही डिफरेंस को आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है या 5 मार्क्स में पूछ लेता है स्पेसिफिक आचार्यों के द्वारा, तो वो बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब हम पेशी का स्वरूप पढ़ने वाले। पेशी का स्वरूप कैसे दिखता, कैसे पेशी बहल होता है, छोटी होती है, मोटी होती है, पतली होती है, चपटी होती है, गोल होती है, कम लंबी, ये सब होता है। इसका ये पेशियाँ क्या होती है, संधि अस्थि शिरा स्नायु के अनेक उपस्थितियों में अनुरूप से उच्छेदित किए रहते हैं, ठीक है। देखो अभी बहल, बड़ी, छोटी, पेलो, गोल, ये जितने भी है ना, ये आप हिंदी वर्ड को भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको ज़्यादा अच्छा है अगर आप आयुर्वेदिक वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, जैसे क्या है, बहल, पेलव, स्थूल, अन, पृथ्यु, वृत्त, ये अगर दीर्घ, स्थिर, मृदु, सलक्षण, कर्कश, अगर इस वर्ड का यूज़ करते हो ना तो एग्जामिनर को लगता है ये बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो इस चीज़ का यूज़ करना है। तो पेशी का स्वरूप इतना सारा होता है, आप ये पेशी का स्वरूप याद कर लेना, और इसको अगर विजुअलाइज करना है तो आपको साइड में डायग्राम दिया हुआ है, इसको आप देख के विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। संख्या, आचार्य सुश्रुत के अनुसार पेशियों का कुल संख्या 500 है, जिसमें से प्रत्येक शाखाओं में कुल 400 है, कोष्ठ में 66 हैं तथा ग्रीवा के ऊपर 34 हैं और पेशियाँ होती हैं, और इसके अतिरिक्त स्त्रियों में 20 पेशियाँ अधिक होती हैं। देखो प्रत्येक शाखाओं में 400 होती है, कोष्ठ में 66 होती हैं, ग्रीवा में 34 होती है, 500 होते हैं, और स्त्रियों में 20 अधिक पेशियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। ये याद रखना है, स्त्रियों में 20 अधिक पेशियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। पेशियों की संख्या हो गया। पेशियों के कार्य क्या होते हैं, अब देखो पेशी का कार्य क्या है। पेशी क्या है, पहले तो मांस खंडन का स्वरूप जो होता है, विभाजन होता है, जिसके अंदर ऊष्मा और वायु द्वारा मसल के अंदर, मांस के अंदर विभक्त होता है, विभक्त होकर पेशी का निर्माण होता है, पेशी का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब उसकी संख्या हमने देख ली, संख्या पढ़ लिया। अब पेशी का कार्य, पेशी करता क्या है, शिरा स्नायु अस्थि पूर्व अस्थि के किनारों का तथा संधियों पेशियों के द्वारा उच्छेदित रहता है, जिसके कारण सभी अंग प्रत्यंग को दृढ़ता प्रदान करता है। पेशी अस्थि संधि को बांध कर मजबूती प्रदान करता है। शरीर में गल्यात्मक क्रियाओं से संपादन के साथ साथ शरीर को आकार प्रदान करता है। पेशियाँ क्या करता है, सीधी सी बात है, पेशियाँ अस्थि के स्नायु के इसके ऊपर लपेट कर इसके किनारों को बांध कर रखता है, मसल को, बोन से, और ये क्या करता है, शरीर को आकार प्रदान करता है। ये पेशियाँ शिरा और स्नायु के अस्थियों से बांधे रखता है, जिससे कि शरीर गिरता नहीं, अर्थात स्थिरता रहती है, ठीक है। ये पेशी, स्नायु, संधि, अस्थि, आप सभी को आप विजुअलाइज करते हो। बहुत अच्छा हमने इसको यूज़ किया है ऐसे प्रॉम्प्ट को, जिससे कि हमने इसको ऐसे नोट्स को बनाया जिसे आप यूज़ कर सकते हो, समझ सकते हो। अगर मेरा समझाया हुआ नहीं समझ रहा है, आप इस नोट्स को सिर्फ पढ़ कर, खुद से रीड कर करके भी आप समझ सकते हो, ठीक है। जितना रीड करोगे उतना आपको आएगा, ठीक है। देखो अगर ये सारे सम अवस्था में होगी, आपकी मसल्स को बांधे रखेंगे तो शरीर क्या स्थिर रहता है, ठीक है। अभी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, इसका रिवीजन देख लेते हैं। पेशी मांस खंडन में विभक्त होने पर उत्पन्न रचनाएं को कहते हैं पेशी। ये कैसे होते हुए, ऊष्मा और वायु के मांस में प्रवेश कर उसे पेशी में विभक्त करती है। पेशी के अनेक स्वरूप होते हैं जो संधि अस्थि शिरा स्नायु में उच्छेदित रहते हैं। पेशियों की कुल संख्या हमने बताई है 400, 66 और 34, और स्त्रियों में 20 अधिक होती हैं। पेशी अंग प्रत्यंग में दृढ़ता, मजबूत और गत्यात्मक क्रियाओं को संपादन एवं शरीर को आकार प्रदान करती है तथा शरीर को स्थिरता रखती है, ठीक है। बस इतना ही लिखना है, आपका मांस धातु चैप्टर खत्म। 20 मिनट के अंदर हमने क्या किया, मांस धातु चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। और ये 3 पेज के नोट से इसमें से एक भी पॉइंट को छोड़ा नहीं गया, पूरे कंप्लीट पॉइंट को मैंने यूज करके आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब थैंक यू सो मच।
बहुत टाइम हो गया, रात के टाइम पे मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है संदीप गुप्ता और इंस्टाग्राम है द आयुष संदीप। आप इसके अंदर एक भी मेरे जितने भी नोट्स है फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आप मेरे को कमेंट करोगे तो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा ऐसा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है और मैंने यूट्यूब व्हाट्सअप चैनल भी अभी क्रिएट नहीं किया है, धीरे धीरे मैं अभी करने वाला हूँ। और ये भी जितने भी नोट्स चाहिए आपको मेरे इंस्टाग्राम के पोस्ट के ऊपर नोट्स मिल जाएंगे। आपको नोट्स के लिए कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे से समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे को बोलो, मैं और थोड़ा बेटर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।